आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इन 6 लोगों के बारे में। यकीन मानिए, अगर आपने इन 6 लोगों के बारे में जान लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि क्यों कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पे। साथ ही साथ आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और क्यों लोग चाहते हैं कि वापस हमारा वो स्टेटस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे सन 1604 से। सन 1604 में एक घटना घटी। एक अंग्रेज ब्रिटेन से यहाँ आया और सूरत में उन्होंने फैक्ट्री लगाई मुगलों की परमिशन से। और वो फैक्ट्री नहीं थी, वो नींव थी जिसपे पूरा ब्रिटेन एम्पायर इंडिया में खड़ा हुआ। जब ब्रिटेन इंडिया में आया तो वर्ल्ड लेवल पे उसकी जीडीपी का शेयर सिर्फ 2% था और हम 25% पे थे। लेकिन अंग्रेजों के जाते जाते हाल ये हो गए कि वो तो कई गुना बढ़ गए और हम 25% से इतना नीचे आ गए कि किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम पहुंचे। लेकिन आज़ादी से पहले ही अंग्रेज लोग यहाँ से $45 ट्रिलियन लूट के ले जा चुके थे। खैर, हमें बुरा लग सकता है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी इंडिया की वजह से कि आप सोच भी नहीं सकते। $45 ट्रिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती। और इस सब का रीजन एक था, उनकी बिजनेस पावर। उन्होंने बिजनेस की ताकत को समझा और उसी ताकत से उन्होंने इंडिया पे और पूरे वर्ल्ड पे राज किया। तो ये है बिजनेस की पावर। और इंडिया में क्या चल रहा है? हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं। रेल नहीं चला रही भारत से। अरे रेल रोक के तो संदेश देंगे कि रेल चले। ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कभी रेल रोको, कभी सड़कें जाम करो। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? बिजनेस का। ये बहुत बड़ी पावर है। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए से। अब यूएसए ही क्यों? क्योंकि यूएसए वर्ल्ड में नंबर 1 है। आज अमेरिका का जो स्टेटस है पूरी दुनिया में, वो इसलिए नहीं है कि उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि वो दुनिया में बिजनेस के मामले में नंबर 1 है। तो जानते हैं कि वो नंबर 1 बने कैसे। कहानी स्टार्ट होती है सन 1808 से, 1808। एक बिजनेसमैन जिनका नाम था मिस्टर जॉन जैकब। जॉन जैकब ने सन 1808 में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस था फर का। वही फर जो आप टोपियों में और जैकेट्स में और बहुत जगह देखते हैं। तो जो बातें आज इंडिया में चल रही हैं, तब अमेरिका में भी वही बातें चलती थी कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लॉबी के पास इतना पैसा नहीं जाना चाहिए। तो जैसे इंडिया में आज गवर्नमेंट सुन रही है, वैसे अमेरिका की गवर्नमेंट ने तब ये सुना और ये डिसाइड किया कि जनता की फरमाइश पे हम एक काम करते हैं, एक अपनी ही सरकारी कंपनी खोलते हैं जो इस कंपनी को तगड़ी टक्कर देगी। तो इस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने ही एक एम्प्लॉय को एक बड़ी फैक्ट्री खोल के दी जिनका नाम था मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस को सारे प्रिविलेजेस थे। उनको टैक्स में छूट थी, उन पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी और उनको सब्सिडीज भी दी जा रही थी रॉ मटेरियल पे। तो मिस्टर थॉमस के पास एक अपर हैंड था। तो उनके बीच की ट्रेड वॉर चली 1808 से 1822 तक। तो पूरे 14 साल ये कंपटीशन चला। 14 साल बाद गवर्नमेंट ने रिव्यू किया कि देखें भाई, हमने पैसा लगाया है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो प्राइवेट कंपनी थी वो तो करोड़ और वो कमा गई, और जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो 90% लॉस में थी। हालांकि मिस्टर थॉमस को सब कुछ मिला, को टैक्स में छूट मिली, उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिला, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाए। रीज़न एक था, क्योंकि मिस्टर जॉन के पास कोई विकल्प नहीं था। मिस्टर जॉन को पता था वो गवर्नमेंट के टैक्स चेंज नहीं कर सकते, वो रॉ मटेरियल पे लगने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और यही कारण था कि अमेरिका में तो बिका ही बिका उनका माल। इटली, फ्रांस और ना जाने दुनिया भर के कितने देशों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का डंका बजवाया। तो वो तो बन गए अरबपति और गवर्नमेंट 90% लॉस में चली। तो तब अमेरिका को समझ आया कि भैया प्राइवेटाइजेशन कुछ कुछ क्षेत्रों में बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से नींव रखी गई अमेरिकन इकोनॉमी की। और दूसरी घटना भी अमेरिका की है और ये जुड़ी है एक इन्वेंशन से। सन 1840 में
एक इन्वेंशन हुई टेलीग्राम की। इसके इन्वेंटर का नाम है मिस्टर सैमुअल। मिस्टर सैमुअल एक देशभक्त थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये टेक्नोलॉजी मैं किसी प्राइवेट आदमी को ना देके गवर्नमेंट को दूंगा, ताकि गवर्नमेंट इसका सही यूज़ कर सके। गवर्नमेंट ने भी वही किया। पूरे 10 साल उस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने यूज़ किया। और यकीन मानिए, हमें सुनने में आज लग सकता है कि टेलीग्राम कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन उस समय थी जब आप चिट्ठी लिखा करते थे तो महीनों महीनों लग जाते थे चिट्ठी को पहुंचने में। तो इससे बिजनेस की स्पीड काफ़ी स्लो थी, लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट की एक समस्या दूर हुई। अब वो अपने ऑफिसर्स को तुरंत कमांड दे सकते थे। तो गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया और उन्होंने पूरे 10 साल इस चीज़ को दी। 10 साल बाद फिर रिव्यू किया गया और ये पाया गया कि गवर्नमेंट तो 110% लॉस में है। और जैसा होता है कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लॉस में जाती है तो उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है, और हुआ भी यही। अब बारी थी प्राइवेट सेक्टर की। उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और सिर्फ 2 साल में 6 गुना प्रॉफिट कमाया। तो उसका पहला यूज़ हुआ न्यूज़पेपर्स में। अगर कोई घटना कहीं घटती थी तो तुरंत टेलीग्राम से बताया जाता था, और जिस अखबार में सबसे पहले प्रिंट होता था उसकी बिक्री बढ़ती थी। तो सारी न्यूज़ एजेंसीज को प्राइवेट सेक्टर ने ये फैसिलिटी दी, और बहुत से सेक्टर्स थे जहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई। उससे हुआ ये, जो मॉडल सरकार के लिए एक फेल मॉडल था, उसी मॉडल से प्राइवेट सेक्टर के कई लोग अरबपति बने। और आपको जान के हैरानी होगी, गवर्नमेंट ने ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ ही शहरों में ये फैसिलिटी दी, लेकिन जब इसमें प्रॉफिट दिखा तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इवन अंटार्कटिका तक टेलीग्राम के लिए तारे बिछाई गई, जिससे ये पूरा कॉन्टिनेंट कवर हुआ। और तब अमेरिका को समझ आया कि बिजनेस ही हमें आगे ले जा सकता है। और हम इंडिया में क्या कर रहे हैं? ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਆ ਲੈਣ ਦੋ। ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, नहीं ऐ नहीं होगा। बिजनेस को रोकने की कोशिश, तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से? अब आप बोलेंगे जी ये तो आपने अंग्रेजों की बातें बता दी, एक ब्रिटेन से थे, एक अमेरिका से थे, अपनी तरफ का क्या है? तो अपनी तरफ से पहले तो हम चाइना की बात करते हैं, क्योंकि चाइना ही है जो अभी अमेरिका को सबसे तगड़ी टक्कर दे रहा है। और आने वाले कुछ सालों में ऐसा लोगों की प्रिडिक्शन है कि चाइना इकोनॉमी के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और आप खुद भी सोचिए, उन्होंने बिजनेस मॉडल में बहुत काम किया है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई घर है जहां पे कोई चाइना में बिना गैजेट ना हो। तो क्या चाइना हमेशा से ऐसा था? नहीं, वहां पे भी बहुत दिक्कतें थी। ये तारीख याद रखिएगा, सितंबर 9, 1976। इस तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी की मौत हुई। वो थे जनरल माओ। जब जनरल माओ वहां पे शासन करते थे तो आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के हाल बहुत बुरे थे, क्योंकि वहां प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल मनाही थी। सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और उसका रिजल्ट ये रहा कि 1976 से पहले 4 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो फ्लड से नहीं मरे, वो अर्थक्वेक से नहीं मरे, वो वॉर में नहीं मरे, और ना ही किसी बीमारी से। वो मरे भूख से। जी हाँ, वो चाइना जो आज नंबर 1 बनने वाला है, कभी उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी जनता को भरपेट खाना खिला सके। तो जिस दिन चेयरमैन माओ मरे, उसके अगले दिन ही चाइना में रिफॉर्म आया। वो रिफॉर्म क्या था? सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर पे ही काम किया, क्योंकि वो सबक सीख चुके थे कि भैया अब 4 करोड़ लोगों की जान हम नहीं गंवा सकते। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि एग्रीकल्चर में फ्री मार्केट इंट्रोड्यूस की। और फ्री मार्केट से हुआ क्या? चाइना के फार्मर्स को एक ओपन हैंड मिला, उनको छूट थी, आप जहां चाहें वहां अपना सामान बेचें, आपको जो अच्छा प्राइस मिलता है उस प्राइस पे बेचें, जिस मार्केट में चाहें उस मार्केट में बेचें। साथ ही साथ उन्होंने अपने 4 कोर्ट्स बनाए जो आज भी फेमस हैं। और इन्हीं 2 रिफॉर्म्स की वजह से चाइना आज वो चाइना है जो सबको आंख दिखाने की ताकत रखता है। तो ताकत एक है, बिजनेस। और बिजनेस की पावर चाइना में इतनी है कि इवन मिलिट्री भी वहां इन्वेस्टमेंट करती है। जो MI फोन आप लेके घूम रहे हैं उसमें भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना की आर्मी की। और इंडिया में क्या चल रहा है आप तो जानते ही हैं। हेलो सेठ जी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्यों? पूरी कोशिश चल रही है कि बिजनेस ना टिके, और बिजनेसमैन को
जितना हो सके उतना नुकसान हो। अब बात करते हैं कुछ इंडियंस की, कि भाई कोई इंडियन भी है जिसने ऐसा कुछ काम किया है? हाँ जी, ज़रूर है। इनका नाम है M.A. यूसुफ अली। ये साउथ इंडिया के रहने वाले थे। ये अपनी स्कूलिंग करके अहमदाबाद गए और वहाँ से इन्होंने अपना डिप्लोमा किया। डिप्लोमा ख़त्म होते ही ये सीधा गए गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ और वहाँ इन्होंने बहुत काम किए, टैक्सी चलाई, स्वीपर का काम किया और बहुत सारे काम किए। और लास्ट पे ये इस नतीजे पे पहुँचे कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ अपनी एक शॉप डाली जिसको हम हाइपर मार्केट कहते हैं, जहाँ सब कुछ मिलता है। और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी नेटवर्थ $7.5 बिलियन है। अगर आपका कोई दुबई में रहता है तो उनसे पूछिएगा कि लुलु ग्रुप क्या है। नाम फनी लग सकता है, लेकिन ये वहाँ का सबसे पावरफुल ग्रुप है। इतना पावरफुल कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उस कमेटी में मिस्टर यूसुफ अली भी ज़रूर होते हैं। और इन्होंने जो जनरेट किया रेवेन्यू, उसका फ़ायदा डायरेक्ट इंडिया को भी होता है। इन्होंने कई डोनेशंस दी, इनका टैक्स भी आता है, बहुत कुछ फ़ायदे हमें मिलते हैं। ये है बिजनेस की पावर। आज भी दुबई में 80% लोग माइग्रेंट्स हैं। वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 20% ही नेटिव पीपल हैं। लोग पूरी मेहनत वहाँ करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती उनको। लेकिन मिस्टर यूसुफ अली उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें दुबई सरकार ने गोल्डन कार्ड दिया है। ये गोल्डन कार्ड कुछ ग्रीन कार्ड की तरह ही है अमेरिका के, यानी कि अब वो वहाँ के सिटीजन हैं। तो अगेन बिजनेस की पावर। और यहाँ क्या चल रहा है? आज हमने यहाँ पर रिलायंस जियो का जो टेंट्स है मॉल में, उसको हमने बंद करवाया है और स्टोर को बंद करवाया। अब हम पेट्रोल पंप बंद करवाने जा रहे हैं और जो भी जितने भी यहाँ पर टावर होंगे रिलायंस के, हम उसका बायकॉट करेंगे। रूट जो होता है जैसे कि हाईवे के एंटर करने के लिए, उन पर भी जो पेट्रोल पंप्स है उनके ऊपर करीबन 40% की सेल की डाउन हो गई है, कहीं पर 60% चेंज होना। ओवरऑल हमारे 40% जो है वो बॉर्डर एरिया में और करीबन ओवरऑल अंदर सिटी में जैसे दिल्ली में 20% के करीब की डाउन है। अब लास्ट में बात करते हैं एक इंडियन की, जिसने इंडिया में ही बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। अब यूथ इससे बहुत अच्छा रिलेट कर पाएगा। इनका नाम है मिस्टर रितेश अग्रवाल। ये वही हैं जिन्होंने ओयो रूम स्टार्ट किया। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी नेटवर्थ 35,000 करोड़ है। जी हाँ, 35,000 करोड़। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, कई लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगह इन्होंने इंडिया का नाम फेमस किया है। ये है पावर ऑफ बिजनेस। और हम क्या कर रहे हैं? देखिए, कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इंडिया वो इंडिया ना बन सके जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और हम सोने की चिड़िया भी तभी थे जब यहाँ बिजनेस फ्लरिश करता था। हम ये नहीं कहना चाहते कि जो रिफॉर्म्स फार्मर्स के लिए लाए गए हैं वो गलत हैं या सही हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि इंडियन बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है। ये सही है कि हम सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में, लेकिन बिजनेसमैन जिस तेजी से देश को आगे बढ़ा सकता है वो एक अलग ही लेवल है। अगर बाहर की ताकतें हमारे बिजनेसमैन को टारगेट कर सके तो उनके दो फायदे हैं। एक, इंडिया आगे बढ़ नहीं पाएगा। दूसरा, जो मार्केट शेयर हमें मिलना था अब वो उन्हें मिलेगा, यानी कि उनका प्रॉफिट है। इसलिए ही इस आंदोलन की आड़ ली जा रही है, उसको डिफेम किया जा रहा है कई नामों से। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो एक मैसेज लेते हुए जाइए। अगर आप एक सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं तो आप अपनी ही बर्बादी कर रहे हैं। अच्छा ये होता है कि उस सिस्टम को सुधारा जाए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद आप रिलेट कर सकें। भारत के किसी भी कोने से आप कोई सी भी आदमी उठा लीजिए और उससे पूछिए कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना चाहेंगे, चाहे उसकी जेब में पैसे हो या ना हो। वो ज़रूर कहेगा कि भाई प्राइवेट स्कूल में डाल सकें तो बेस्ट। क्यों? क्योंकि आज़ादी के समय से अभी तक कोई बड़ा रिफॉर्म हम नहीं कर पाए अपने स्कूल्स में। लेकिन इसका ऑल्टरनेट हमने ढूंढ लिया। हमने बोला भाई हम सरकार को कुछ नहीं कहेंगे, हम एक अलग ही सिस्टम, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे, एक प्राइवेट स्कूल बनाएंगे। और आज जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ 28 प्राइवेट स्कूल हैं और सिर्फ 4 सरकारी स्कूल। अब इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान बहुत हुआ।
पेरेंट्स पे लोड बढ़ा। मैंने खुद देखा है 12-12, 13-13 हज़ार रुपये एक महीने की फ़ीस देते हुए। तो पेरेंट्स से तो बहुत फीस ली जाती है और टीचर्स को कम पे किया जाता है। वो टीचर्स तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000 उनको दिया जाता है। वहीं गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों से फीस नामात्र ली जाती है, 20 रुपये, 30 रुपये, और टीचर्स को बहुत तगड़ी सैलरी दी जाती है, जबकि उनका आउटपुट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और गलती उनकी भी नहीं है। हमने ही ये पैरेलल सिस्टम खड़ा किया। तो वो जानते हैं, जो लोग सीरियस हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो उनको ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। तो होना क्या था, हमने ये पैरेलल सिस्टम बनाना ही नहीं था। हमें सरकार को फोर्स करना चाहिए था कि भाई वो रिफॉर्म्स लाए जाएं, जिससे गवर्नमेंट स्कूल भी उस लेवल तक पहुंच सके जो लेवल प्राइवेट स्कूल्स का है। ये होता है जब आप एक सिस्टम को कंप्लीटली ख़त्म करते हैं और दूसरे पे स्विच करते हैं। बिजनेसमैन भी कुछ ऐसे ही हैं, वो भी एक हमारा सिस्टम है। अगर हम उनको टोटली नेग्लेक्ट करेंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान में जाएंगे। और यही कुछ बाहर की ताकतें चाहती हैं। वो चाहती हैं कि बिजनेसमैन हेट करे किसान को, किसान हेट करे बिजनेसमैन को, हम करें दोनों को, कि दोनों हमें जीने ही नहीं देते चैन से। और इस तरह हमारा देश कभी भी एक नहीं हो पाएगा। याद रखिए, हमारी ताकत ये है, एक होना, और ये कोई नहीं चाहता। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो जो भी आपकी राय है उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे अंबानी और अडानी ही क्यों।